हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर अमित एकेडमी यूके पीसीएस चैनल पे। जो हमारी त्रिशूल सीरीज चल रही थी पीवाईक्यू सीरीज, उसी में आज जो हम एग्जाम देखने वाले हैं वो है 2014 का एग्जाम हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। हु वाज द ऑथर ऑफ बुक नाट्य शास्त्र? तो नाट्य शास्त्र बुक हमें पता है भरत मुनि जी के द्वारा लिखी गई थी ड्रामा के ऊपर। ठीक है, तो भरत मुनि जी के द्वारा लिखी गई थी नाट्य शास्त्र ड्रामेटिक आर्ट्स के ऊपर, क्लासिकल संस्कृत थिएटर। ठीक है, क्लासिकल संस्कृत थिएटर उनके द्वारा लिखा गया। साक एरा कब से स्टार्ट हुआ? तो साक एरा जो स्टार्ट हुआ वो 78 एडी से स्टार्ट हुआ। कनिष्क ने जब थ्रोन ली 17 एडी में, उसको बिगिनिंग ऑफ साक कैलेंडर, साक एरा का कैलेंडर बिगिनिंग उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू मिलिंद पन्नू, हु वाज द बुद्धिस्ट मोंक टू हुम किंग मिलिंद पोज्ड अ क्वेश्चन? मिलिंद पन्नू के अकॉर्डिंग कौन बुद्धिस्ट मोंक था टू हुम किंग मिलिंद पोस्ट अ क्वेश्चन? जिनसे क्वेश्चन पूछा गया तो वो नागसेन थे। ठीक है, बुद्धिज्म मिलिंद पन्नू। ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है मिलिंद पन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु कंपोज्ड मंदसौर प्रशस्ति? मंदसौर प्रशस्ति किसके द्वारा कंपोज की गई? तो वो है वत्सा भट्ट। ठीक है, वत्सा भट्ट के द्वारा कंपोज की गई, वत्सा भट्ट के द्वारा मंदसौर प्रशस्ति। ठीक है, किससे रेफर करती है? रेफर्स टू कुमारगुप्त रेनिंग ओवर द होल अर्थ, पूरी अर्थ के ऊपर जो है राज करने के लिए। किसके पीरियड में? पीरियड ऑफ कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के पीरियड में। ठीक है, तो मंदसौर प्रशस्ति आपको ध्यान रहेगा, वत्सा भट्ट। चलो मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर मुगल एम्परर शाह आलम ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन से साल में मुगल एम्परर शाह आलम ने ग्रांट कर दिए थे दीवानी ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो 1765 में। दीवानी राइट्स कलेक्ट लैंड रेवेन्यूज। दीवानी राइट्स जो होते हैं वो राइट्स होते हैं जिससे आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, तो कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, 1765 में। नेक्स्ट देखो, नेम द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु इशूड प्योर अरेबिक कॉइन्स? कौन थे वो फर्स्ट रूलर दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने प्योर अरेबिक कॉइन्स इशू किए थे? वो थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, उन्होंने दो टाइप के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, सिल्वर टंका और कॉपर जीतल। कॉपर जीतल और सिल्वर टंका, ये दोनों कॉइन्स उन्होंने इशू किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेशन इन मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर में हायर एडमिनिस्ट्रेशन की क्या लैंग्वेज होती थी? पर्शियन लैंग्वेज होती थी। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज होती थी, जिसे क्या कहते हैं? कोर्ट लैंग्वेज भी यही थी। ठीक है, पर्शियन ही कोर्ट लैंग्वेज भी यही थी। ठीक है, हायर एडमिनिस्ट्रेशन इन मुगल एम्पायर। मेडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा? खुद को खलीफा डिक्लेयर करने वाले कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था? वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और ये सन किसके थे? सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इन्होंने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये आपसे पूछ लिया है, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक तारिक ए शेरशाही? तारिक ए शेरशाही कौन बुक के ऑथर कौन है? तो कौन है? अब्बास सरवानी। अब्बास सरवानी, अब्बास सरवानी वही है ऑथर कौन सी बुक के? तारिक ए शेरशाही के। ठीक है, इन 1750 AD इन लोकल इंडो अफगान कल्चरल स्टाइल डॉक्यूमेंटेशन अबाउट शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तारीख ए शेरशाही में, जो कि ऑथर थे, ऑथर कौन थे? अब्बास सरवानी। ठीक है, शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ही देखने, वो किस में देखने को मिलता है? बुक में तारीख आई शेरशाही में। नेक्स्ट देखो, सिकरी वॉज रिनेम्ड फतेहपुर सिकरी आफ्टर अकबर विक्ट्री। कहां पर अकबर ने विक्ट्री करी जिससे सिकरी का नाम फतेहपुर सिकरी हो गया? तो वो है गुजरात में। कब करी थी? 1573 में। ठीक है, 1573 में अकबर ने विक्ट्री करी थी, जिसके बाद सिकरी का रीनेम हो गया फतेहपुर सिकरी। ठीक है, गुजरात के ऊपर उसने विक्ट्री करी थी 1573 में। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इन विच ईयर साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिश? साइमन कमीशन कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1927 में, 1927 में, 1927 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड द प्रोफेशन ऑफ लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस? रेगुलर बेसिस पे लॉयर्स का प्रोफेशन किसने जो है रेगुलर बेसिस पे चलाना स्टार्ट कर दिया था? तो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, उन्होंने कोर्ट सिस्टम भी बनाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बनाए, और उसमें कोर्ट फी को भी एग्जेम्प्ट किया।
तो ये उन्होंने कोर्ट के अंदर काम किया था। तो एस्टेब्लिश्ड कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, स्टेट्स, और कोर्ट फी भी उन्होंने एबोलिश की। हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता था? सुप्रीम कोर्ट होता था कैलकाटा का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेजिस्लेटिव पावर वर डिवाइडेड इनटू, लेजिस्लेटिव पावर कहाँ किस किस के बीच में डिवाइडेड थी? तो 3 लिस्ट होती है, उस टाइम भी 3 लिस्ट थी, ठीक है, वही फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट। अभी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, उस टाइम पे इनका नाम होता था फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है, क्योंकि जो सेंटर है उस टाइम पे सेंट्रल यूनियन लिस्ट को हम फेडरल लिस्ट कहते थे, और जो आपकी स्टेट लिस्ट जिसको अभी कहते हैं उस टाइम पे उसको प्रोविंशियल लिस्ट कहते थे, ठीक है। द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कौन से ईयर में फर्स्ट लॉ कमीशन फॉर्म हुई थी? तो 1934 में हुई थी। कौन चेयरमैन थे? लॉर्ड मैकाले उसके चेयरमैन थे फर्स्ट लॉ कमीशन के, ठीक है। कब फॉर्म हुई थी? 1834 में। चलो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, यंग बंगाल मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय, यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? हेनरी विवियन डेरिजियो, ठीक है, हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा स्टार्ट की गई थी यंग बंगाल मूवमेंट। और यंग बंगाल मूवमेंट क्या था? कुछ यंग लोगों का ग्रुप ऑफ बंगाली फ्री थिंकर्स, बंगाल के जो फ्री थिंकर्स थे उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया यंग बंगाल मूवमेंट, जो कि लीड करी जा रही थी हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा, ठीक है। ग्रुप ऑफ बंगाली फ्री थिंकर्स जो कि फ्री थॉट को फ्लो होने देते हैं, मतलब फ्री थॉट से हर चीज सोचते हैं। हु रोट द बुक बंदी जीवन? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब जब भी हम बुक पढ़ते हैं, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो देखने को मिलती है बुक बंदी जीवन किसके द्वारा है? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन आपको याद रखना है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है, सचिंद्रनाथ सान्याल ने खुद ही लिखा था बंदी जीवन, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है ये। हु फाउंडेड द अभिनव भारत? अभिनव भारत किसने फाउंड किया था? हु फाउंडेड द अभिनव भारत? तो वीडी सावरकर प्लस गणेश दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर और वीर दामोदर सावरकर, इन दोनों ने मिलके फाउंड किया था, ठीक है, अभिनव भारत, ध्यान रखना। और कहाँ फाउंड किया था? पुणे में फाउंड किया था 1904 में, पुणे में फाउंड किया था 1904 में। चलो ये हो गया, हु फाउंडेड अभिनव भारत, वीडी सावरकर। तो आंसर में है ही, मतलब यही आंसर आपको टिक करना है। उसके साथ कौन थे? गणेश दामोदर सावरकर भी थे, पुणे 1904 में। फर्स्ट वॉइसरॉय इंडिया का कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना है। फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। टेन्योर क्या था? 1858 से 1862, 1858 से 1862, ये उसका टेन्योर था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का, जो कि फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। When did the Governor General Lord William Bentinck prohibit सती प्रथा? कब गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने कब सती प्रथा को प्रोहिबिट किया था? तो 1829 में उन्होंने सर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रोहिबिट कर दिया था, ठीक है, 1828 में, ठीक है। किसके द्वारा? बंगाल सती रेगुलेशन, बंगाल सती रेगुलेशन के द्वारा, ठीक है। 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रोहिबिटेड सती प्रथा। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम विच कंट्री डिड द रेनेसेंस स्टार्टेड? रेनेसेंस कहां से स्टार्ट हुआ था? तो इटली से स्टार्ट हुआ था, इटली से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इटली का भी चैट जिसको आप कह सकते हैं फ्लोरोसेंस, वहां से स्टार्ट हुआ था। बट आपको कंट्री ध्यान रखनी है, इटली, इटली से रेनेसांस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मार्टिन लूथर वॉज द नेटिव ऑफ विच कंट्री? मार्टिन लूथर कौन सी कंट्री के नेटिव थे, रहने वाले थे? कौन सी कंट्री के नेटिव रहने वाले थे? जर्मनी के, ठीक है। नेटिव कहां के थे? मार्टिन लूथर जर्मनी के थे, ठीक है। और मार्टिन लूथर कौन थे? जर्मन थियोलॉजियन थे और रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म्स में भी उनका हाथ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और नेटिव कहां के थे? जर्मनी के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट देखो, हु वॉज द रूलर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688? कौन रूलर थे इंग्लैंड के किस टाइम पे? ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, जेम्स टू, जेम्स टू उस टाइम पे रूलर थे। कहाँ के? इंग्लैंड के रूलर थे जेम्स टू, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम पे 1688 में, ठीक है। हु रोट द बुक द प्रेज ऑफ फोली? किसने बुक लिखी है प्रेज ऑफ फोली? ये बुक लिखी गई है एरास्मस के द्वारा, एरास्मस के द्वारा, ठीक है। डेसिड्रियस एरास्मस, और उसका टाइम पीरियड क्या था? 1466 से लेकर 1536 तक, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? एरास्मस के द्वारा लिखी गई है द प्रेज ऑफ फोली। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। मेटरिंच
वॉज द चांसलर ऑफ, मेटरिंच कहाँ के चांसलर थे, मेटरिंच कहाँ के चांसलर थे, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ठीक है। मेटरिंच कहाँ के चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ठीक है। स्टेटमेंट और डिप्लोमेट भी थे ये बाय प्रोफेशन, स्टेटमेंट थे और डिप्लोमेट थे बाय प्रोफेशन, ठीक है। और चांसलर कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सोयल पार्टिकल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सोयल पार्टिकल को अरेंज करना है, तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सोयल पार्टिकल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल, सैंड, स्लिट, क्ले। पार्टिकल्स लार्जर देन 2 mm आर कॉल्ड ग्रेवल और स्टोन्स, 2 mm से ज्यादा के पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, ग्रेवल और स्टोन, ठीक है। सो क्या होगा सोयल पार्टिकल का अरेंजमेंट, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। चलिए, कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है जापान का, जापान का कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है आपको बताना है। जापान का जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो है होन्शु, होन्शु आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ आपका जापान, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से आइलैंड है, होकाइडो है, ठीक है, होकाइडो है, शिकोकू है और क्यूशू है। अब इनकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आप देखिए लोकेशन क्या है, सबसे ऊपर कौन सा है, होकाइडो है, उसके नीचे होन्शु है, उसके नीचे शिकोकू है और उसके नीचे क्यूशू है, ठीक है। तो सबसे नीचे क्यूशू, उसके ऊपर शिकोकू, उसके ऊपर होन्शु और उसके ऊपर होकाइडो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए आगे, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट फाउंड इन विच रीजन, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कौन से रीजन में मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्रास्ट रीजन में, क्रास्ट टोपोग्राफी हम पढ़ते हैं, क्रास्ट टोपोग्राफी। सो क्रास्ट रीजन में आपके, क्रास्ट रीजन में आपके मिलते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, ठीक है। और आपको इससे ध्यान रखना है कि स्टेलेग्माइट, स्टेलेग जी स्टेलेग्माइट तो ग्राउंड की तरफ से ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ग्राउंड मतलब जो स्टेलेग्माइट कहाँ पाए जाते हैं, ग्राउंड की तरफ, नीचे नीचे से ऊपर की तरफ ग्राउंड से निकलते हैं। और स्टेलेक्टाइट सी आएगा यहाँ पर, सी से सीलिंग, ठीक है। इससे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, चाय की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है, तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम भी था 2014 का, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन है, चाइना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन साइबेरिया, तो आपको पता है नील नदी, नाइल नदी, जैसे देखो लीना भी फ्लो करती है, येनिसी भी फ्लो करती है, ओब रिवर भी फ्लो करती है, बट जो नाइल है आप ओड वन आउट कर सकते हैं आराम से। अगर आपको इन रिवर का नाम नहीं भी पता, ACD, तो भी आपको पता है नाइल रिवर कहाँ फ्लो करती है, नाइल रिवर अफ्रीका में फ्लो करती है, लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। इस चीज का आपको पता है, तो आप नाइल को एलिमिनेट कर दो, कैसे, क्योंकि पूछ रखा है डू नॉट फ्लो इन साइबेरिया, साइबेरिया में फ्लो नहीं करती है, ठीक है। कहाँ फ्लो करती है नाइल, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में। नेक्स्ट देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, मलक्का स्ट्रेट किस किस के बीच में लाई करती है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है। एंड सिंगापुर, सिंगापुर से वो रिफ्यूलिंग करती है अपनी, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, उसके जस्ट नीचे है सिंगापुर, ठीक है, मलेशिया के जस्ट टिप पे नीचे की तरफ, तो इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर से वो अपने जो है शिप्स को रिफ्यूल भी करती है। तो मलक्का स्ट्रेट कहाँ का, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर के बीच में, कनेक्ट इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ये हमें पता ही है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, ये हमें पता ही है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू 2012 ऑफ द व्हीट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा व्हीट कौन प्रोड्यूस करती है, कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड में, तो चाइना प्रोड्यूस करती है। और 2025 में भी इवन अभी तक चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, ठीक है। गेहूं का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में कौन है, चाइना, ठीक है, 2025 में, ठीक है। और उस टाइम 2012 में के आसपास, मतलब 2014 में पेपर हुआ, उससे पहले 1-2 साल पहले तक कौन था टॉप पे, जब भी चाइना था, और अभी 2025 में भी कौन है लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर, चाइना है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग प्लेसेस किरकुक, मोसुल एंड बासारा आर सिचुएटेड इन, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है? किरकुक आपको पता है, किरकुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है और आपने पक्का कहीं ना कहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन में किरकुक, ठीक है। तो किरकुक आपको ध्यान रखना है, कहाँ का? इराक। तो किरकुक, मोसुल और बसारा कहाँ लोकेटेड है? इराक में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है? इराक में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिस द पीपल ऑफ कोंगो बेसिन आर एसोसिएटेड, कौन कोंगो बेसिन में जो लोग रहते हैं वो कौन सी रेसिस से, मतलब कौन सी मतलब ग्रुपिंग है, कम्युनिटी से एसोसिएटेड है? तो नेग्रोइड उन्हें बोलते हैं, नेग्रोइड, नाइग्रोइड, नाइजर टाइप्स, नेग्रोइड, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, कोंगो बेसिन के जो पीपल्स हैं वो इससे लाइक एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट देखो, द इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम एलिवेशन अबव ऑन द मैप आर कॉल्ड कॉन्टोर्स, ठीक है। कॉन्टोर्स कहते हैं किन्हें? जो इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम एलिवेशन अबव द सी लेवल ऑन द मैप्स इज कॉल्ड कॉन्टोर्स, ठीक है। चलिए, व्हेन द गल्फ स्ट्रीम मूव्स अक्रॉस अटलांटिक ओशियन, जब गल्फ स्ट्रीम मूव करती है अटलांटिक ओशियन, व्हेन गल्फ स्ट्रीम मूव्स अलोंग अटलांटिक ओशन, जब अटलांटिक ओशन की तरफ से मूव करती है, इट इज, जब उसको क्या कहा जाता है? लेब्राडोर करंट। जब गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशन की साइड से पास करती है तो उसे क्या कहा जाता है? लेब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम को ही, ठीक है, लेब्राडोर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ जूट इन इंडिया? जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? आपको साफ साफ पता है कि जो कंट्री में जूट में आती है वो बांग्लादेश आती है, बट उसके जस्ट बगल में कौन सा स्टेट है इंडिया का? वेस्ट बंगाल। तो कॉमन सेंस से आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ठीक है। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ जूट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। चलिए, कहां से कहां तक? रन ऑफ कच्छ से लेकर जम्मू कश्मीर, गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है वहां से लेकर जम्मू और कश्मीर तक, वहां तक जो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन, उससे कौन सी लाइन कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द लार्जेस्ट कोल रिजर्व? कौन सा स्टेट है इंडिया का, इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसके पास लार्जेस्ट कोल रिजर्व है? आप बताइए। लार्जेस्ट कोल रिजर्व जो है ना, वो इंडिया का जो स्टेट है वो है झारखंड। झारखंड के पास लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इंडिया के। और अगर मैं वर्ल्ड में बोलूं कि कौन सी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसके पास लार्जेस्ट कोयले के रिजर्व हैं, अब आपके दिमाग में कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्री आएंगे, कुछ अफ्रीका की कंट्रीज आएंगे, बट आप गलत हैं। ध्यान रखना, यूएसए इज द लार्जेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल, कोल के लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ हैं? यूएसए में है। कंट्री वाइज अगर पूछा जाए तो कौन सी कंट्री में? यूएसए में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टेट, तो कौन से स्टेट में? झारखंड में। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया द इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड? इंदिरा पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है? तो इंदिरा पॉइंट आपने जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर जब भी बेसिक बुक कुछ भी पढ़ते हैं या कुछ चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पता होता है इंदिरा पॉइंट आपका लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में, जो कि आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कैंपबेल ऑन ग्रेट निकोबार आइसलैंड, ठीक है। ग्रेट निकोबार आइसलैंड पे कैंपबेल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन? ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कौन, उसको मेजर करने की क्या यूनिट होती है? ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको मेजर करने की यूनिट होती है डोबसन, ठीक है। डोबसन, DU, याद रखना, डोबसन, डोबसन यूनिट होती है, ठीक है। चलेंगे आगे, हमारे 41 क्वेश्चंस तक हो गए हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। इनमें से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा है? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, पार्टिकुलेट मैटर भी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, बट जो आपका फोटोकेमिकल स्मोक है दैट इज योर सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है फोटोकेमिकल स्मोक। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? यूट्रोफिकेशन क्या काम करती है पूछ रखा है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एसओ एंड CO।
ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन से क्या होता है, सल्फर मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन से क्या होता है, ये बताना है आपको। तो यूट्रोफिकेशन का क्या होता है, क्या नुकसान होता है? इंक्रीज नाइट्रोजन फोस्फोरस इन लेक्स, नाइट्रोजन फोस्फोरस लेक्स में बढ़ जाते हैं, जो कि मरीन इन्वायरमेंट और मरीन एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और उसी के साथ साथ जो है सैलिनिटी बढ़ाते हैं, ओशन एसिडिफिकेशन करते हैं। तो यूट्रोफिकेशन के काफी नुकसान है। नेक्स्ट देखो, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से क्या होगा, आपको पता है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, किसकी वजह से होते हैं, जो किसकी वजह से होती है आपकी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर इस वजह से होती है कि जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलते हैं एसीज में से, रेफ्रिजरेटर में से और कुछ कूलिंग प्रोडक्ट में से, वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को खराब करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ऊपर अपने देखा था यूट्रोफिकेशन, वो किसकी वजह से होता है, क्या रीजन है उसका होने का? नाइट्रोजन और फोस्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और फोस्फेट्स जो हैं वो। ठीक है, इंक्रीज इन नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस इन लेक्स। अगला देखो, एसओ और सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, ये किस वजह से होती हैं? तो ये होती है बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, कोल बर्न होता है तो आधा बर्न होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो हाफ बर्न गैस होती है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल, प्रोडक्शन ऑफ एसओ एंड सीओ की वजह से। डिक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किस चीज की वजह से होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय एरोबिक माइक्रोब्स टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है ना, उसको डिग्रेड करने के लिए जो है आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो यूज में आती है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, मैरीन हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है क्वेश्चन? द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइनिंग द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो ओजोन लेयर है उसे बचाया जा सके, टू फॉर प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को बचाने का मकसद था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? साफ साफ दिख रहा है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है। लास्ट जो हमने पेपर किया था, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ स्ट्रॉन्गली कि वो पेपर जरूर करें आप सोल्व, क्योंकि उसमें से 10-15 क्वेश्चन तो सेम टू सेम रिपीटेड हैं। ठीक है, तो जो लास्ट में क्वेश्चन करवाया गया, जो लास्ट में पेपर करवाया गया था, उस पेपर मैंने ये बताया था कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन से नहीं है। तो वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मिथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, बट जो नाइट्रोजन है वो कहीं से आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करती है? इट हेल्प टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन द वेस्ट वाटर। ऑर्गेनिक पोल्यूशन कितना है वेस्ट वाटर में? ठीक है, ये आपको डिटेक्ट या फिर पता लगाने की, एस्टिमेट करने की कोशिश करती है। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हेल्प्स टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वेस्ट वाटर। ठीक है, ऑर्गेनिक पोल्यूशन कितना है वेस्ट वाटर में उसके लिए। और मैंने आपको बता ही दिया था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय एरोबिक माइक्रोब्स टू डिग्रेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, जो वाटर में ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है उसको डिग्रेड करने के लिए जो ऑक्सीजन यूज होती है। इन विच स्टेट द पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? तो आपको पता है केरला में लोकेटेड है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, प्रोविजो। प्रोविजो क्या है? अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें आपकी टर्म्स दे रखे हैं और उसके बारे में आपको बताना है। तो ये इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन का नहीं है, जो टर्म का मतलब होगा वो आपको सामने दिख जाएगा। जैसे देखो, प्रोविजो क्या है? अ क्लोज इंसर्टेड इन द फॉर्मल डॉक्यूमेंट। हाँ, ये भी सही है, हम प्रोविजनिंग नहीं करते किसी चीज की, तो फॉर्मेलिटी भी करते हैं, फॉर्मल चीजें भी करते हैं। तो प्रोविजो को उस तरह से मानो। प्रोविजो क्या है? क्लोज इंसर्टेड इन फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ठीक बात है। अ क्लोज इंसर्टेड इन लीगल डॉक्यूमेंट, जो क्लोज फॉर्मल डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होता है वो भी, हाँ ठीक है, और जो क्लोज लीगल डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होता है वो भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलो करेक्ट लीगल मीनिंग ऑफ रोंग क्या है? कोई इसका करेक्ट स्टेप का लीगल मीनिंग नहीं है, जो दे रखे हैं उसमें नन ऑफ द वर्ड। रोंग कैन बी अ लीगल इंजरी, रोंग एक लीगल इंजरी भी टाइप्स भी हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि लीगल मीनिंग सिंफुल एक्ट ही हो रोंग करने का, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ ही हो, ठीक है, या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सोशल नॉर्म ही हो, यही सब रोंग हो सकता है। रोंग कैन बी लीगल इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये भी टर्म बेस्ड है। जैसे देखो डिक्री नीसी, ये क्या है, ये एक टर्म है, कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज, ठीक है, आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। डिक्री नीसी का मतलब ये लैटिन वर्ड्स हैं कुछ, है ना, 2014 का जो ये पेपर था इसमें कुछ लैटिन वर्ड्स पूछ लिए गए थे, उन लैटिन वर्ड्स का मतलब पूछ लिया गया था, तो वो हम ज्यादातर नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में वगैरह में नहीं पढ़ते, बट हो सकता है आगे भी वो चीज पूछ ली जाए डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो डिक्री नीसी है, वो इस साल भी पेपर में आ जाए, तो आपको डायरेक्ट बस इतना पता होना चाहिए क्या है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, इसका मतलब बस, इसमें कुछ डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ड का मीनिंग टाइप्स है बस। अब जैसे टाइटल है, टाइटल इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, लीगल राइट से रिलेटेड है, बस इतना पता है हमें। टाइटल लीगल राइट, शेड्यूल नहीं है, लीगल ड्यूटी नहीं है, ऑब्लिगेशन भी नहीं है, टाइटल क्या है, लीगल राइट, ठीक है, लीगल ओनरशिप ऑफ रियल एसेट्स, ठीक है, ध्यान रखना, लीगल ओनरशिप ऑफ रियल एसेट्स, इसको लीगल राइट। नेक्स्ट देखो लॉ एंड टर्मिनोलॉजी, स्टेट डिसाइसिस, अब ये स्टेट डिसाइसिस आ गया, इसी तरह लैटिन वर्ड है ये, अब इसका मतलब आपको बताना है, बस इतनी ही बात है। तो स्टेट डिसाइसिस का मीनिंग क्या होगा, स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड, ठीक है, उन चीजों के साथ खड़े रहें जो चीजें डिसाइड हुई है, स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड आप वेट करना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे अपन ने स्टेट डिसाइसिस देखा, स्टेट डिसाइसिस उसका मतलब देख लिया स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी टर्म होगी एक। नेक्स्ट देखो द मैक्सिम कैविएट एम्प्टर डिनोट्स, कैविएट एम्प्टर क्या डिनोट करता है, तो देखो लेट द परचेज बिहेवियर, अब ये टर्म है जो बोली जाती है वहां पर, और क्या लिख रखा है, द मैक्सिम कैविएट, कैविएट एम्प्टर, ये डिनोट करता है लेट द परचेजर बी अवेयर, परचेजर को अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। क्या है कैविटर एम्प्टर, एक टाइप से लॉ ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो होती है उसका एक तरीके से लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मालूस उसाओ, अब ये चीज और आ गई, मालूस उसाओ, अब इसका भी मतलब है, तो इसमें आपको बस टर्म याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है। जैसे आपने याद रख लिया कि कैविट एम्प्टर होता है लेट द परचेजर बी अवेयर, ठीक है, स्टेट डिसाइड होता है स्टैंड बाय थिंग डिसाइडेड। उसके अलावा जो ऊपर आया था हमारे पास टाइटल, उसको लीगल राइट, ये तो हम पता कर सकते हैं क्योंकि हम वैसे भी सुनते हैं, बट जैसे डेक्री डिक्री नीसी, ये क्या है आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, तो इस तरह से आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मालूस उसो, ये क्या है, बैड कस्टम, अब बैड कस्टम क्या, मालूस उसो, USUO, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अ बैड कस्टम। अब नेक्स्ट देखो को वारंटो, अब को वारंटो आपको पता है, को वारंटो क्यों पता है, क्योंकि ये हमारा एक रिट है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 32 के अंदर जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमारा फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट के अंदर रिट्स जो हैं, उस रिट में से एक रिट है क्रो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से, मतलब अगर आप से कोई व्यवहार कर रहा है ऐसे कि भाई मैं पुलिस में हूँ या फिर मैं किसी ऑफिशियल जॉब में हूँ, तो आप कह सकते उसके ऊपर को वारंटो लगा सकते हैं, भाई क्या अथॉरिटी है आपकी, या फिर कोई आपको ऐसे ही पकड़ रहा है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है कि भाई मैं ऐसे ऐसे पुलिस में हूँ, तो आप कह सकते हैं आपकी क्या अथॉरिटी है, प्रूफ दिखाओ, तो वो एक तरह से रिट है, ठीक है। तो को वारंटो इज अ रिट, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय ऑफ वारंट, ठीक है, क्या अथॉरिटी है आपके पास या फिर क्या वारंट है। नेक्स्ट देखो ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट, अब जो ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट है इसका मतलब क्या है, एनी इंटरेस्ट विच इज असाइनेबल, वो इंटरेस्ट जो कि असाइनेबल हो, ठीक है, असाइन किया जा सके, उस टाइप का इंटरेस्ट, ठीक है, उसके हम क्या कहेंगे, ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, अथॉरिटीज आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम, ठीक है, ट्रिब्यूनल इस तरह से यूज किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ऑप्शंस में देखें तो सिमिलर टू ए कोर्ट नहीं, हैज सम टैपिंग्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट की कुछ टैपिंग्स टाइप्स हैं, हाँ ठीक बात है, इज बाउंड बाय रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल ऑफ एविडेंस, नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक तरीके से क्या है, अथॉरिटीज आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम, ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम के आउटसाइड अथॉरिटीज हैं, ठीक है। वर्ड प्राइमा फेसी, अब प्राइमा फेसी तो हम बहुत बार फिल्मों में भी सुनते हैं, कोर्ट की जजमेंट्स में भी सुनते हैं, कुछ ट्वीट्स आते हैं उनमें भी देखते हैं, प्राइमा फेसी मतलब एट फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, पहली बार देखने में क्या लग रहा है, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट,
ठीक है, तो लैटिन वर्ड है प्राइमा फेसी, उसका मतलब क्या हो सकता है? ऑन द बैक ऑफ इट नहीं, ऑन द मिडल ऑफ इट नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट, हाँ ये बात ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। चलिए, एड्यूस, एज्यूस डैम जेनेरिसिस का मतलब क्या है? एज्यूस डैम जेनेरिसिस का मतलब क्या है? सेम काइंड और नेचर, सेम तरीका, सेम तरह का या फिर सेम नेचर का, ठीक है। ये भी लैटिन टाइप्स का वर्ड है, एड्यूस डैम जेनेरिसिस। तो बस आपको इसमें कुछ नहीं समझना, बस ये टर्म का मतलब देखना है, ऑफ सेम काइंड और नेचर। नेक्स्ट देखो, कोग्निजेंस। अब कोग्निजेंस का क्या मतलब होगा? कोग्निजेंस का मतलब हो सकता है लीगल राइट टू डील विद द मैटर, ठीक बात है। जुरिडिक्शन एक तरह से कोग्निजेंस। द हियरिंग एंड ट्राइंग ऑफ अ कोज, हाँ ये भी टाइप्स ऑफ कोग्निजेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। एक वर्ड बताओ फॉलोइंग के लिए। अब जैसे देखो, गिव वन वर्ड द फॉलोइंग क्या है? एक्टिंग इन गुड फेथ, गुड फेथ में एक्ट करना। तो कई बार हम जब कोर्ट जाते हैं तो बोनाफाइड बनवाते हैं अपना, ठीक है। तो बोनाफाइड क्या होता है? वो इस तरीके से ही होता है कि एक्टिंग इन गुड फेथ, हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छे फेथ में, सही फेथ में कर रहे हैं, एक्टिंग इन गुड फेथ, ठीक है। बोनाफाइड क्या होगा? बोनाफाइड एक्टिंग इन गुड फेथ, ठीक है। चलो, द लैटिन टर्म नेक्सस, नेक्सस का क्या मतलब होता है? दो लोगों के बीच में, ठीक है, लिंक बिटवीन टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में लिंक, उसे क्या कहोगे? कि एक नेक्सस है, एक नेक्सस है, एक नेक्सस है, ठीक है। जैसे देखो, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बॉन्ड भी नहीं है, कनेक्शन भी नहीं है, एक तरह से लिंक है, नेक्सस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिक्विडेटेड डैमेजेस आर, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है? प्राइमरी फिक्स्ड बाय पार्टीज, प्राइमरीली फिक्स्ड बाय पार्टीज। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या क्या है? प्राइमरीली फिक्स्ड बाय पार्टीज, पार्टीज के द्वारा प्राइमरीली फिक्स करे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ड्यूली मींस, ड्यूली का क्या मतलब है? ड्यूली मींस, ड्यूली का मतलब, ठीक है, ड्यूली मींस इन ड्यू मैनर, ड्यू मैनर के अंदर, ठीक है, प्रॉपर मैनर के अंदर, ड्यू मैनर प्रॉपर मैनर के अंदर, ठीक है, उसे क्या कहोगे? ड्यूली, इन ड्यू मैनर, इन प्रॉपर मैनर। नेक्स्ट देखो, लैटिन टर्म एड वेलोरम, एड वेलोरम मींस, एड वेलोरम का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, एड वेलोरम। और आज के टाइम में किस चीज में यूज किया जा रहा है? टैक्सेशन के लिए यूज किया जा रहा है आज के टाइम में एड वेलोरम। बट जो इसका लैटिन टर्म जो एड वेलोरम है, उसका मतलब क्या होता था? वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन प्रैक्टिकल यूज इन टैक्सेशन, टैक्सेशन में भी यूज किया जा रहा है, बट इसका जो लैटिन टर्म, इस लैटिन टर्म का मतलब क्या था? वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूल ऑफ लॉ डिनोट्स, रूल ऑफ लॉ क्या डिनोट करता है? रूल ऑफ लॉ क्या डिनोट करता है? रूल ऑफ लॉ डिनोट द सुप्रीमेसी ऑफ लॉज, ठीक है, लॉ की सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी डिनोट करता है। रूल ऑफ लॉ क्या डिनोट करता है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है। चलिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो गया, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ टाइप्स और जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, ये सब है, ये सब आपके इसमें भी आते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे बड़ी टर्म, जो सबसे ब्रॉडेस्ट टर्म होगी ना, वो होगी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर कुछ आपसे बोल दे और बोल दे कि इस सब, ये सब किस चीज में कवर हो सकता है, और आपको लगे नहीं यार नहीं हो सकता, तो हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में बहुत कुछ चीजें हैं जो कवर हो सकती हैं, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। एलईबी, एलईबी का मतलब क्या है? नॉर्मल याद रखना बस, मतलब और कुछ नहीं जानना इसमें। मतलब क्या है? अ प्ली बाय अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस दैट ही वाज एल्सवेयर, ठीक है। कोई प्ली की जाती है, अक्यूज, जिसको अक्यूज बनाया गया, वो कहता है कि भाई ये जब मैंने नहीं किया, मैं कहीं और था, ठीक है। अ प्ली बाय अक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस दैट ही वाज एल्सवेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट रिकॉर्डर एट रिकॉर्डर्स कोर्ट एट मद्रास वाज, फर्स्ट रिकॉर्डर कौन था रिकॉर्डर्स कोर्ट में मद्रास में? तो सर थॉमस स्ट्रेंज, सर थॉमस स्ट्रेंज थे। कौन थे? फर्स्ट रिकॉर्डर थे रिकॉर्डर्स कोर्ट मद्रास के अंदर, ठीक है। रिकॉर्डर्स कोर्ट मद्रास के अंदर फर्स्ट रिकॉर्डर थे, कौन थे? सर थॉमस स्ट्रेंज। टाइम पीरियड क्या है उनका? 1756 टू 1841, 1756 टू 1841, ठीक है, सर थॉमस स्ट्रेंज। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करें और इन चीजों को कंसिडर करें। किंग जॉर्ज टू इशूड द चार्टर ऑफ 1753, 1753 का चार्टर इशू किया था किंग जॉर्ज टू ने, सही बात है। द कंपनी रिमूव्ड द डिफेक्ट्स इन द ओल्ड चार्टर बाय द चार्टर ऑफ 1753, सही बात है। कंपनी ने रिमूव कर दिए डिफेक्ट्स इन द ओल्ड चार्टर बाय चार्टर ऑफ 1753, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर चार्ल्स, अंडर चार्टर ऑफ 1726 के चार्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ईच प्रेसिडेंसी टाउन वाज टू हैव अ कॉर्पोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ, कॉर्पोरेशन कंसिस्ट क्या क्या कंसिस्ट होना चाहिए? अ मेयर,
एंड 9 एल्डरमैन, ठीक है, एक मेयर हो और 9 एल्डरमैन हो, ठीक है। तो चार्टर ऑफ 1726 में ईच प्रेसिडेंशियल टाउन वाज हैव टू ए कॉर्पोरेशन कंसिस्ट क्या क्या होना चाहिए, मेयर और 9 एल्डरमैन। ये फैक्ट है, याद करना है, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज के, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता फॉर्म कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेशन बनी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्कीम ऑफ 1787 ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज बेस्ड ऑन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो स्कीम थी 1787 की, वो किस चीज पे बेस्ड थी, ठीक है। तो बेस्ड थी फ्यूजन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन इन द वन पर्सन, ठीक है। रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन एक ही पर्सन को दे दिया जाए, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर जो कि आपका कलेक्टर है। 1787 की स्कीम क्या थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ये थी कि रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन दोनों एक ही को दे दिए जाएं, दोनों एक ही को दे दिए जाएं, ठीक है। और वो कौन होगा, वो होगा कलेक्टर, ठीक है। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। Which charter granted the right to appeal to Indians to privy council, ठीक है। कौन से चार्टर एक्ट ने ग्रांट कर दिया राइट टू अपील, अपील कर सकते हो आप, अपील्स टू इंडियंस टू प्राइवेसी काउंसिल, ठीक है, इंडियंस को प्राइवेसी काउंसिल में ले। तो चार्टर एक्ट कौन सा था, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1726 के चार्टर एक्ट के बाद से, ठीक है। एस्टेब्लिश क्या क्या एस्टेब्लिश किया, 3 मेयर्स कोर्ट, कहाँ कहाँ, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। तो ये तीनों नाम आपको हमेशा ध्यान रहेंगे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, टेंशन फ्री होकर आपको आंसर देना है। ये सब क्वेश्चन आप, मुझे पूरा विश्वास आपने कर रखे होंगे और आपके लिए बेनिफिशियल होगा, फटाफट रिवाइज कर लेंगे। 121 जो 121 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, वो किस चीज के रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ठीक है। तो बिल ज्यादा आते हैं, बट ऐसे बहुत सारे बिल हैं जो लैप्स हो जाते हैं, जो पास नहीं हो पाते। तो 121वां 121 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो किसके रिगार्डिंग था, वो था NJAC के, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी NJAC। और अमेंडमेंट कौन सी थी, जो अमेंडमेंट बिल तो 121 था, और अमेंडमेंट कौन सी थी, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ठीक है। तो NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या कहा था, वोलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारी केशवानंद भारती केस से आई थी, तो उसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज अ वोलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट struck down by Supreme Court, violation of basic structure, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which of the following act abolished डायरकी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, डायरकी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अबोलिश कर दिया कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन से एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने, ठीक है। और क्या दे दिया उन्होंने इसको अबोलिश करके, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, डायरकी को अबोलिश करके, डायरकी को अबोलिश किया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, ठीक है। तो डायरकी को अबोलिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने, एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दी। Which charter provided for the establishment of municipal corporation in each presidency town, कौन से चार्टर एक्ट ने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1726, हमने जो ऊपर भी देखा था, देखो। विच चार्टर ग्रांटेड द राइट टू अपील टू इंडियंस टू प्राइवेसी काउंसिल, तो वो भी था चार्टर एक्ट ऑफ 1726। और ये वाला भी है चार्टर, विच चार्टर प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन ईच प्रेसिडेंसी टाउन, ये भी है चार्टर एक्ट ऑफ 1726, ठीक है। चलिए, इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश एट कलकत्ता, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो गया था कलकत्ता में, ठीक है। 1774 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश एट कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश इन प्रेसिडेंसी टाउन्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा प्रेसिडेंसी टाउन एस्टेब्लिश करे गए थे, कौन से एक्ट के द्वारा, तो चार्टर ऑफ 1753 के चार्टर के द्वारा, ठीक है। क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स का प्रेसिडेंसी टाउन कौन से एस्टेब्लिश किए गए थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1753 के द्वारा। इन जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 के जुडिशियल प्लान में, ठीक है, सरदार निजामत अदालत कंसिस्टेड ऑफ वन इंडियन जज हु वाज नोन एज, उसको क्या कहा जाता था, दरोगाए अदालत, ठीक है, दरोगाए अदालत, ठीक है। जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 में सरदार निजामत अदालत, ठीक है, कंसिस्टेड ऑफ द वन इंडियन जज था, उसे क्या कहा जाता था, दरोगाए अदालत।
अदालत का दरोगा टाइप्स। द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, ये आप सभी को पता है, फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। और यही फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन थे और इन्होंने ही रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किया था? कोडिफिकेशन ऑफ पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी कोडिफिकेशन, ठीक है, और आपका इंडियन पिनल कोड का भी, ठीक है, पिनल कोड का भी कोडिफिकेशन और उसी के साथ साथ आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी कोडिफिकेशन, फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन लॉर्ड मैकाले। चलो, चीफ जस्टिस ऑफ एडमिरलिटी कोर्ट वाज नोन एज, एडमिरलिटी कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे ना उन्हें क्या कहा जाता था? जज एडवोकेट, जज एडवोकेट उन्हें कहा जाता था, जज एडवोकेट, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स डिड नॉट फॉल अंडर सिविल जुडिकेचर, कौन सा कोर्ट है जो आपका फॉल नहीं, सिविल जुडिकेचर में फॉल नहीं करता, सिविल जुडिकेचर में फॉल नहीं करता? तो जिला कोर्ट भी फॉल होता है उसके अंदर, सरदार दीवानी अदालत भी होती है, कोर्ट ऑफ नेटिव कमिश्नर भी होता है, बट जो आपका कोर्ट ऑफ सर्किट है वो नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। सो कोर्ट ऑफ सर्किट डिड नॉट फॉल अंडर द सिविल जुडिकेचर। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश क्राउन फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है कि क्राउन के पास पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेकर क्राउन ने खुद के पास पावर ले ली थी। कब ली थी? 1858 में। 1858 में सारी पावर्स वापिस से क्राउन के पास आ गई थी, ठीक है। पावर ट्रांसफर फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, तो कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर हो गई थी। लेक्सी लॉ की रिपोर्ट, अभी लेक्सी लॉ की रिपोर्ट ही किसकी रिलेटेड है? फर्स्ट लॉ कमीशन के रिलेटेड है। और फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन था? आपका लॉर्ड मैकाले थे। दोनों चीज ध्यान रखिए आपने। लेक्सी लॉ की रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? फर्स्ट लॉ कमीशन से, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन से। और फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? पिनल कोड का कोडिफिकेशन किया था और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कोडिफिकेशन किया था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। फर्स्ट लॉ कमीशन हो गया अंडर चेयरमैन ऑफ लॉर्ड मैकाले, आपको पता ही है। इंडियन पार्लियामेंट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू, इंडियन पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी नहीं है। क्या अथॉरिटी नहीं है? क्या करने की अथॉरिटी नहीं? डज नॉट हैव अथॉरिटी टू प्रपोज न्यू टैक्स, नए टैक्स प्रपोज करने की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। डिबेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सही बात है। रिड्यूस टैक्सेस प्रपोज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक बात है। रिफ्यूज टू पास द टैक्सेस प्रपोज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक बात है, ठीक है। ये देखो, ये है क्वेश्चन जो पहले भी रिपीट हो चुका है और ये हर बार, मतलब आप समझो एक साल छोड़ के एक साल रिपीट होता ही है उत्तराखंड पीसीएस में। उत्तराखंड पीसीएस में रिपीट होगा ही होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप रट के चले जाएं। कुंभत, KUMBAT, कुंबात, कुंभत, 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 ठीक है। KUM तो याद रहेगा, BAT कम बात, या तो KUMBAT से कम बात याद रख सकते हैं या कुंभत KUMBAT, ठीक है। K से क्या हो गया आपका? कर्नाटका हो गया। U से क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश हो गया। M से क्या होगा आपका? महाराष्ट्र हो गया। B से क्या हो गया? बिहार हो गया। A से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। और T से क्या हो गया? तेलंगाना हो गया। ये चारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह कमेटी से जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ऐड हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी एक फंडामेंटल ड्यूटी आपकी ऐड हुई थी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 42nd एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट हैज बीन द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन सा प्रेसिडेंट, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स, कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है इंडिया का जो पहले लोकसभा स्पीकर रह चुका, जो पहले लोकसभा स्पीकर रह चुका? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है, वो तो रहे नहीं थे स्पीकर। नेक्स्ट देखो, फकीरुद्दीन अली अहमद ये भी नहीं रहे थे स्पीकर। ज्ञानी जेल सिंह ये भी नहीं रहे थे। जो आपके नीलम संजीवा रेड्डी जी थे, नीलम संजीवा रेड्डी जी, वो ऐसे प्रेसिडेंट थे इंडिया के जो लोकसभा स्पीकर भी रह चुके थे, मतलब पॉलिटिकल करियर उनका अच्छा खासा था प्रेसिडेंट बनने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट इन ऑल द प्रोसीडिंग बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट, ठीक बात है। सारी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है बट वोट के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए लड़ेगा, गवर्नमेंट का लीगल काउंसिल होगा, लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। एडवोकेट जनरल, जो आपका अटॉर्नी जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको पता है। तो अटॉर्नी जनरल जो है ना वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो आपका लीगल एडवाइजर होता है वो है गवर्नमेंट को।
और इधर और बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट, वोट नहीं दे सकते। कहाँ नहीं दे सकते? इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक बात है, किसी भी हाउस पार्लियामेंट किसी हाउस में नहीं दे सकते हैं। जॉइंट सीटिंग में भी नहीं दे सकते हैं, जॉइंट सीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक बात है, जॉइंट सीटिंग में भी वोट नहीं दे सकते हैं। एंड ऑल कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट वेयर ही इज नॉमिनेटेड, जहां वो नॉमिनेटेड है वहां भी वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा, कैन नॉट वोट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल है, चीफ लीगल एडवाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज फॉर वोटिंग, वोटिंग की मिनिमम एज। तो मिनिमम एज फॉर वोटिंग वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, 21 से 18 ईयर्स तक रिड्यूस कर दी गई मिनिमम एज वोटिंग की। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जिससे वोटिंग एज आपकी रिड्यूस कर दी गई 21 साल से लेके 21 साल अगर आपकी वोटिंग एज है तो आपकी वोटिंग एज 18 साल कर दी गई, रिड्यूस कर दी गई। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे आपको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज 3 साल पहले मिल गया, ठीक है। चलिए 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं। प्रोविजन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज मेड अंडर, आपको पता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन से आर्टिकल के अंडर प्रोविजन दिए गए हैं? तो आर्टिकल 243 जो है उसके अंडर, आर्टिकल 243 के अंडर दिए गए हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रोविजन, ठीक है। आर्टिकल 361 किस चीज के लिए है? वो है इम्यूनिटी या फिर प्रोटेक्शन, किसका? प्रेसिडेंट का, गवर्नर्स का, राज प्रमुख का, ठीक है। इम्यूनिटीज जो मिलती हैं उनको। आर्टिकल 324 आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। आर्टिकल 368 आपको पता है अमेंडमेंट के लिए, अमेंडमेंट के लिए, अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? खाली राज्यसभा में पहले होगा, या पहले लोकसभा में होगा, या फिर कहीं पे भी हो सकता है? यस, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टार्ट हो सकता है, इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। इन एनी ऑफ द टू हाउसेज, दोनों हाउसेज में से कोई भी एक हाउस में, ठीक है। To whom amongst the following the president address his letter of resignation, किसको अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन एड्रेस करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देते हैं। कौन देते हैं? प्रेसिडेंट। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। प्राइम मिनिस्टर भी अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? स्पीकर देंगे अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। किसको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको चारों चीज याद रखनी है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज इज प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, संविधान के अंदर स्पेशल स्टेटस कौन से आर्टिकल में दिया गया है हिंदी को? तो आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी को स्पेशल स्टेटस दिया गया है और कहा गया है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की और देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी, कौन सी स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस करी जा सकते हैं। सैलरी ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस की जाती है सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कब कर दी जा सकती है रिड्यूस? जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए उस टाइम पे आप रिड्यूस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज तक की सैलरी, ठीक है। डिटरमाइंड, और डिटरमाइन कौन करता है? सैलरी जो जजेस की उनकी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। Who has the power to dissolve the राज्यसभा, राज्यसभा को डिसोल्व करने की पावर? Who has the power to dissolve राज्यसभा, राज्यसभा की पावर, राज्यसभा को डिसोल्व कर कोई नहीं कर सकता, बिकॉज राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, जबकि उसके मेंबर जब 1/3 ऑफ मेंबर हर 2 साल में बदलते हैं राज्यसभा के, 1/3 एक तिहाई मेंबर सिर्फ हर 2 साल में बदलते हैं, पर जो राज्यसभा है वो आपका परमानेंट हाउस है, उसे कोई डिसोल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? हु हैज पावर टू डिसोल्व द राज्यसभा? नन ऑफ दिस, किसी के नन ऑफ दिस, कोई डिसोल्व नहीं कर सकता। 1/3 परमानेंट बॉडी है, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी सेकंड ईयर, हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फाइनल अथॉरिटी ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया लाइज विद, फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? नया स्टेट क्रिएट करने की। तो नया स्टेट क्रिएट करने की फाइनल अथॉरिटी आपकी प्रेसिडेंट के पास होती है, और प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल नंबर 2 के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल 2 के थ्रू तो फाइनल अथॉरिटी होती है न्यू स्टेट क्रिएट करने की, वो होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी ऑफ लोकसभा, अब एस्टिमेट कमेटी आपको पता होगा, एस्टिमेट कमेटी जो लोकसभा की है वो हर साल में हर एक साल में मिलती है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसमें मेंबर्स कितने होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं, और 30 के 30 मेंबर जो है वो लोकसभा से आते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो एस्टिमेट कमेटी ऑफ लोकसभा इस टर्म ऑफ कितने साल का टर्म है? 1 साल का, 1 ईयर का टर्म है, और हर 1 साल का टर्म है, 30 मेंबर हैं और 30 के 30 मेंबर लोकसभा से हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99, स्टेट ऑफ सिक्किम वाज मेड अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, स्टेट ऑफ सिक्किम इंडिया का पार्ट कब बन गया था? तो अप्रैल 1975 के अंदर, अप्रैल 1975 के अंदर जो सिक्किम है
वो पार्ट बन गया था इंडिया का, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट थी? 36th अमेंडमेंट थी, और सिक्किम 22वां स्टेट बन गया था, 22वां स्टेट बन गया था, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 अमेंडमेंट से अप्रैल 1975 के अंदर सिक्किम अपना इंडिया का स्टेट बन गया था, 22वां स्टेट, ठीक है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में है, ठीक है, पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। सिटीजनशिप है पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 1 के अंदर है यूनियन राइट, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है? आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है अमेंडमेंट करने के लिए, आर्टिकल 368 हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इट इनकॉर्पोरेटेड दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना कौन से आर्टिकल में है आपका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, और डीपीएसपी के आर्टिकल 50 के अंदर है कि सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ठीक है। ये एक गोल होना चाहिए। स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 50, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट? कौन सा आर्टिकल डिक्लेयर करता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है? तो आर्टिकल 1 करता है, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, आज विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, आर्टिकल 1 डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। द फुल नेम ऑफ न्यूली कंस्टिट्यूटेड नीति आयोग विच रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन? जो नीति आयोग इंस्टीट्यूट हुआ था, बिकॉज आरओआर का एग्जाम 2014 का, ठीक है, इसमें आपको नीति आयोग हुआ था 2015 में एस्टेब्लिश, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन पूछ लिया था नीति आयोग। तो नीति आयोग एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2015 में, और क्या फुल फॉर्म थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। पॉलिसी थिंक टैंक है एक। नेक्स्ट देखो, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के कौन थी ब्रांड एम्बेसडर? उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी माधुरी दीक्षित, ठीक है, माधुरी दीक्षित उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ग्रीन बोनस? ग्रीन बोनस क्या होता है? तो कंपनसेटरी रिटर्न फॉर द एनवायरमेंटल सर्विसेज रेंडर्ड बाय द स्टेट। बिल्कुल बेसिक सी बात है, ग्रीन बोनस उसी को कहेंगे कि कोई कंपनसेटरी रिटर्न हो, मतलब आपने कुछ पोल्यूशन कर दिया, उसका कंपनसेटरी रिटर्न हो, कंपनसेटरी रिटर्न फॉर द एनवायरमेंटल सर्विसेज रेंडर्ड बाय द स्टेट, जो स्टेट के द्वारा रेंडर की गई। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा ब्रोशर रिलीज किया गया है अंडर प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, ठीक है, PMJDY, द कंट्री विल बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सर्विसेज एरिया। कंट्री डिवाइड कर दी जाएगी सब सर्विसेज एरिया के अंदर, और वो कितने एरियाज होंगे? 1000 से 1500 हाउस होल्ड, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, 1000 से 1500 हाउस होल्ड होंगे। अब 2014 का पेपर है, तो ये क्वेश्चन भी पुराना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू रिस्टार्ट द प्रिंटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोट आफ्टर गैप ऑफ 20 ईयर? तो उस टाइम पे 2014 के टाइम पे उन्होंने रीप्रिंटिंग स्टार्ट कर दी थी 1 रुपए की, ठीक है, 1 रुपए के नोट की। जनरल साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव? सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट जो है वो आपका यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। फिनोल नहीं यूज होता फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज नहीं होता फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर, सोडियम सल्फेट भी यूज नहीं होता फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर, तो सोडियम बेंजोएट यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर। नेक्स्ट देखो, जनरल साइंस के क्वेश्चन है, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का क्या पीएच होता है? तो 7.4 होता है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है हमेशा, 7.4, ठीक है, 7.4, 7.4 इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। नेक्स्ट देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, ठीक है, एक होता है 1, 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। तो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना होता है? 7.4, 7.4। नेक्स्ट, मसल फटीग अकर्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ, मसल फटीग किस वजह से होती है? लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन की वजह से मसल फटीग होती है। किसकी एक्युमुलेशन हो जाती है? हमारी लैक्टिक एसिड की, ठीक है। चलो, द एंजाइम दैट हाइड्रोलाइसिस केन शुगर टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज, वो कौन सा एंजाइम है? द एंजाइम दैट हाइड्रोलाइसिस, जो हाइड्रोलाइज करता है केन शुगर को
ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, तो वो है इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज। केन शुगर को क्या कहा जाता है, सुक्रोज भी कहा जाता है, केन शुगर को क्या कहा जाता है, सुक्रोज भी कहा जाता है। और इन्वर्टेज वो एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस करता है केन शुगर का ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एंथ्रोपोड बोन डिजीज, नॉन एंथ्रोपोड बोन डिजीज कौन से हैं, डेंगू का, डेंगू डिजीज है जो कि नॉन एंथ्रोपोड बोन है, ठीक है, नॉन एंथ्रोपोड बोन, डेंगू। और ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोकॉन्ड्रिया आर नॉट प्रेजेंट इन, तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है फंगाई, प्रोटोजोआ, ठीक है, बट प्रेजेंट कहाँ नहीं होती, वायरस में, सॉरी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती है माइटोकॉन्ड्रिया, एल्गे में है, फंगाई में है और प्रोटोजोआ में है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखो, द ग्रुप ऑफ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल लाइसिस कौन से हैं, साइटोकाइंस, साइटोकाइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल लाइसिस, ठीक है, सेल लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साइटोकाइनिन्स। द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, पीसीआर, पीसीआर इज यूज्ड, किस चीज के लिए यूज होती है, एम्पलीफाई अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, किसी डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। नेक्स्ट देखो, रेड कलर ऑफ वाइन, अब ये क्वेश्चन कई बार दिमाग में आ सकता है आपके कि रेड कलर ऑफ वाइन इज ड्यू टू, अभी पेपर में पूछ लिया, रेड कलर ऑफ वाइन किसकी वजह से होता है, तो ये कौन सा है आपका, एंथ्रोसाइनिन, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है, एंथ्रोसाइनिन और एक टेनिनिन, टेनिनिस, टेनिनिस और एंथ्रोसाइसिन, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन की वजह से और टेनिनिस की वजह से यूज हो, ये जो पिगमेंट होता है इसकी वजह से कलर वाइन का क्या होता है, रेड होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड एन इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रेनलिन को। अब कई बार हम बोलते हैं एड्रेनलिन रश हो गया, एड्रेनलिन रश हो गया, जैसे मान लो कोई बंजी जंपिंग कर रहा है, कोई रिवर राफ्टिंग कर रहा है या फिर कोई और खतरनाक स्पोर्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे लोगों को लगता है हमारे अंदर अपने आप से एनर्जी आ गई है, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है उनके अंदर, कुछ भी मतलब अगर वो कहीं गिर भी रहे हो तो अपने आप को बचा लेते हैं, तो कहाँ से आता है, वो होता है एड्रेनलिन, जो कि होता है आपका कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई डिसरप्शन आ जाए उस टाइम पे यूज होने वाला हार्मोन, ठीक है, एड्रेनलिन, ठीक है, उसे रिलीज इन कंडीशन ऑफ स्ट्रेस और एक्साइटमेंट, स्ट्रेस और एक्साइटमेंट की कंडीशन में रिलीज होता है एड्रेनलिन, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क, मिल्क के अंदर, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन फाउंड होता है, तो ध्यान रखना कैसीन, कैसीन प्रोटीन जो है फाउंड होता है, इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि दूध को रात को पीना चाहिए, क्योंकि जो दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए लोग कहते हैं कि रात को आप दूध पियेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज जो कैसीन प्रोटीन है वो धीरे बहुत धीरे अब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और वे प्रोटीन जैसे एक चीज और है वे प्रोटीन, तो वे प्रोटीन के डब्बे आते हैं, उसमें अमीनो एसिड्स वगैरह सारी होती हैं, वो वे प्रोटीन जो है वो इंस्टेंटली जो है एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर विद इन 15 to 20 मिनट्स, तो इस वजह से जो भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो मसल रिकवरी के लिए वे प्रोटीन का यूज करते हैं ताकि उनकी मसल रिकवरी फास्ट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी के लिए कौन सा है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन सी, विटामिन सी कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड का कोई भी विटामिन सी हम कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन रेंज फ्रॉम, जो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर है ह्यूमन रेंज किस किस के बीच में होना चाहिए, 75 to 90 mm ऑफ मरकरी, ठीक है, 75 to 90 mm ऑफ मरकरी, 75 to 90 mm ऑफ मरकरी, ठीक है, ऑफ Hg, Hg क्या होता है, मरकरी, ठीक है। द स्टडी ऑफ फिंचेस एट अ प्लेस एनेबल्ड डार्विन टू सम कंक्लूजन अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड थ्योरी, कुछ फिंचेस की स्टडी किसी प्लेस पर डार्विन को उत्साहित करती है किस चीज के लिए, कि कंक्लूजन निकाले वो किसके ओरिजिन के, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड थ्योरी, तो कौन सा आइसलैंड था, कौन सी जगह थी वो प्लेस, गैलापागोस आर्किपियागो, गैलापागोस आर्किपियागो वो प्लेस था जहां डार्विन को मन में आया कि मुझे कुछ कंक्लूजन निकालना चाहिए कि कैसे ओरिजिन हो रहा है इन चीजों का, क्योंकि कुछ फिंचेस थी उसके आसपास, उस प्लेस के आसपास, तब उन्हें उसे ऐसा रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। पर्सन विद डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के साथ पर्सन, पर्सन विद डाउन सिंड्रोम ऑल्सो कॉल्ड मंगोलॉइड्स आर, जो पर्सन होते हैं डाउन सिंड्रोम्स के, जब जो जिन पर्सन के साथ डाउन सिंड्रोम होता है जिन पर्सन में, उनको मंगोलॉइड्स भी कहे जाते हैं, वो कौन होते हैं, एस्ट्रोसोमल ट्राइसोमीज, ठीक है, ये एक टर्म है बस आपको ध्यान रखना है, एस्ट्रोसोमल ट्राइसोमीज, ठीक है, ये पर्सन विद डाउन सिंड्रोम्स। क्विनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ, क्विनिन किसके बार्क से ऑब्टेन होती है, तो किनकोना कैलिसिया, किनकोना ट्री जो होती है, किनकोना ट्री जो होती है उसके बार्क से, ठीक है, क्विनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ
किंकोना कैलिसिया, ठीक है, किंकोना आप याद रखना, किंकोना कैलिसिया कौन से ईयर में, 1820 में, ठीक है, क्विनीन ऑब्टेन्ड होती है किंकोना कैलिसिया 1820 ईयर में, ठीक है, क्विनीन ऑब्टेन्ड होती है उसके बार्क से, किनोना के बार्क से। नेक्स्ट देखो एंटीबायोटिक्स, कौन सी एंटीबायोटिक, केमेमाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्टेप्रोमाइसिन एंड जेंटलामाइसिन, ऑल आर बिलोंग टू, जो सारी किससे बिलोंग करती हैं, तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स से बिलोंग करती हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स से, अमीनोग्लाइकोसाइड से बिलोंग करती है। कौन कौन सी, केनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्टेप्रोमाइसिन और जेंटामाइसिन, ठीक है, किससे, अमीनोग्लाइकोसाइड्स से। नेक्स्ट देखो फ्लोवर ऑफ विच प्लांट, कौन से प्लांट के फ्लोवर, फ्लोवर ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑरेंज कलर इन होली, ऑरेंज कलर जो है वो कौन से फ्लोवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है होली के अंदर, होली में जो ऑरेंज कलर यूज होता है वो कौन से प्लांट के से यूज, किस प्लांट के फ्लोवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, तो जो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट जो प्लांट है उससे, जो उसके जो फूल हैं उससे आपका ऑरेंज कलर जो होली में आपका यूज किया जाता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। द ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस इज कोज्ड बाय, जो ब्राउन लीफ स्पॉट है, जो ब्राउन लीफ का टाइप का स्पॉट हो जाता है राइस के ऊपर, वो किसकी वजह से होता है, द ब्राउन लीफ स्पॉट, जो ब्राउन लीफ स्पॉट राइस के ऊपर होता है वो फंगस की वजह से होता है, फंगस की वजह से। बिगिंस विद लीफ स्पॉट एंड कैन लीड टू डिक्रीजिंग यील्ड सब्सटेंशियली, लीफ स्पॉट से स्टार्ट होता है वो राइस के ऊपर, लीफ स्पॉट्स टाइप का आ जाएगा, उससे स्टार्ट होगा, बट जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा तौर पर गिरा सकता है, बहुत ज्यादा यील्ड उसकी डिक्लाइन कर सकता है, यील्ड गिरा सकता है, कौन, फंगस, किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से। द मोस्ट अबंडेंट रिन्यूएबल बायो रिसोर्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाए, मोस्ट अबंडेंट और रिन्यूएबल हो बायो रिसोर्स जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है, कौन है, सेलुलोज, और सेलुलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का। मोस्ट अबंडेंट रिन्यूएबल बायो रिसोर्स प्रेजेंट ऑन अर्थ सेलुलोज, ठीक है, जैसे जो गाय वगैरह जो हर्बीवोर्स होते हैं वो खाते हैं पेड़ पौधे और पत्ते वत्ते, ये सब जो चीजें खाते हैं वो टाइप का सेलुलोज ही है जो कि वही डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मोस्ट अबंडेंट और रिन्यूएबल है, बायो रिसोर्स है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट रिन्यूएबल बायो रिसोर्स, ठीक है, तो सेल्यूलोज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब मेडिकल सब्सटेंस गिवन अगेंस्ट द इनटेक ऑफ पॉइजन, पॉइजन कोई ले ले उसके लिए, उसको सही करने के लिए उसके इनटेक, पॉइजन के इनटेक के बाद क्या उसे इनटेक करना चाहिए जिससे वो ठीक हो जाए, तो वो एंटीडोट, ठीक है। अब मेडिकल सब्सटेंस गिवन अगेंस्ट द इनटेक ऑफ पॉइजन, पॉइजन के अगेंस्ट, इनटेक के अगेंस्ट मतलब उसको सही करने के लिए क्या दिया जाता है, एंटीडोट, मतलब कुछ प्रोटीन होता है उसका ही एक तोड़ निकाल लेते हैं और उसको एंटीडोट बना देते हैं, और वो एंटीडोट बना बना के बेचते हैं ताकि जो लोग पॉइजन से अफेक्ट हो चुके हैं वो उस एंटीडोट को ले लें और उस पॉइजन का अफेक्ट खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एंटीडोट, ठीक है। जैसे क्रिश मूवी टाइप्स भी थी, क्रिश मूवी में वो एंटीडोट बनाते रहते हैं, कुछ वायरस फैल जाता है तो एंटीडोट क्या है, लोगों को सही करने के लिए, ठीक है, पॉइजन का तोड़ है वो, किसी को पॉइजन से कुछ प्रॉब्लम हो गई वो एंटीडोट ले ले तो उससे सही हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने 130 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है, ये अपना एग्जाम पूरा हो गया है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, थैंक यू सो मच, ठीक है, आराम से इस सेशन को देखें। उसके अलावा जो आपको पीडीएफ है, जो एनोटेटेड पीडीएफ है जिसमें सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें लिख भी रखी हैं और आंसर्स भी हाईलाइट कर रखे हैं, वो क्विक रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेंगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे सारी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आगे वाली वीडियोज़ आपकी आती रहेंगी जल्द, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।